आज ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोराइलेशन। पिछले टर्म पे जब हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि PS1 एंड PS2 दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं। वो चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो PS1 होता है वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और जहां पे दोनों ही सिस्टम प्रेजेंट होते हैं PS1 एंड PS2 वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब इसी को हमें डिटेल पढ़ना है कि फास्फोराइलेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन, यानी कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में बेसिक डिफरेंस क्या है। पूरा लेक्चर देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुई हैं हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप्स को पूरा डिटेल समझते हुए चलेंगे, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। इससे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है और समझने के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फास्फोराइलेशन। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फास्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब भी कोई एटीपी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्फोराइलेशन। मतलब मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं एडीपी प्लस आईपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब भी लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एटीपी। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना है इसी को हम लोग, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फास्फोराइलेशन। और ये हमारा क्या बना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये जो पूरा मैकेनिज्म जो एटीपी बन रहा है वो कैसे किस स्टेज में बन रहा है, कैसे कैसे ये सारा साइकिल चलता है, वो हम लोग एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोग अगर फास्फोराइलेशन को समझें तो ये जो टर्म है उसको दिया था अर्नॉन ने, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, टर्म वाज फाइंड बाय अर्नॉन, है ना। तो साइंटिस्ट का नाम है अर्नॉन, जिन्होंने ये टर्म दिया हुआ था, क्या, फास्फोराइलेशन। ये चीज आपको क्लियर हो गई। टाइप्स के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लेता हूं ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो। टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फास्फोराइलेशन के 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन, है ना। तो फर्स्ट मेथड इज द फोटो फास्फोराइलेशन। नाम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या, लाइट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी एटीपी बनेगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन मेथड। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एंड थर्ड जो मेथड होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां पे देखने को मिलेगा, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, तो वहां पे भी आपको एटीपी बनेगा, लेकिन वहां पे लाइट के प्रेजेंस में एटीपी नहीं बनेगा। तो उस तरह के एटीपी को हमने नाम दिया है क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एंड थर्ड एंड लास्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, है ना। तो बेसिकली आपको मैंने 3 टाइप के फास्फोराइलेशन बताए। फोटो फास्फोराइलेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनेगा, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव जो रेस्पिरेशन के अंदर बनेगा, एंड थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी कि ये डायरेक्ट बनेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लेवल या डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हम लोग क्या बोलते हैं। ये हो गए 3 टाइप। इसमें से जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। जब हम लोग फोटो फास्फोराइलेशन को देखते हैं तो बेसिकली ये 2 टाइप हमें समझ में आने चाहिए। पहला जो इसमें होता है वो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा जो इसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली ये 2 टाइप हैं, आपको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल
PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1। तो जब भी हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे केवल फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होगा, जबकि इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों के दोनों हमारे फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एज वेल एज PS2, यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब बात करा था तो मैंने आपको क्लियर ये स्पष्ट किया हुआ है कि इनका पोजीशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जहां पे दोनों पाए जाते हैं वहां पे नॉन साइक्लिक चलेगा, और जहां पे केवल PS1 प्रेजेंट होता है वहां पे केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो बेसिकली ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। अब इस पूरे फंडे को हम लोग समझते हैं कि कैसे बनता है एटीपी कभी भी, है ना, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के अंदर। तो चलिए हम क्लियर करते हैं नॉन साइक्लिक साइक्लिक को। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। हमें क्या देखना है, एडीपी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस आईपी गिव राइज टू एटीपी, यही कहलाता है फास्फोराइलेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने बोला कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। हम लोग जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हेडिंग डालते हैं। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं क्या लिखता हूं कि यहां पे केवल इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, PS1 का। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहां पे हमारा फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है ना। ये आप मान लीजिए कि ये यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैंने बना दिया कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे कहीं पे यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है ना। तो वो फोटो सिस्टम 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन बैठा हुआ है, क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल माना जाता है। फोटो सिस्टम 1 का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो है 700 nm, यानी कि इतनी लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना क्या है कि जो PS1 है इसका जो क्लोरोफिल है उसके बीच में सेंट्रल मॉलिक्यूल में कौन बैठा होता है, Mg। से समझना है कि PS1 का जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के अंदर सबसे बीच वाले पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, मैग्नीशियम। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आपको याद रखना है कि जब भी लाइट एनर्जी यहाँ पे गिरेगी, मतलब जब भी सनलाइट यहाँ पे गिरेगा, तो ये सनलाइट एनर्जी गिरने के कारण ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। हमने आपको पिछले टर्म पे 5 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो लाइट एब्जॉर्ब करा पिगमेंट ए, क्लोरोफिल ए। एब्जॉर्ब करने के बाद सेकंड स्टेप हम लोगों ने बात किया था एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला उसको कोई ना कोई पकड़ेगा। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है FRS। FRS का फुल फॉर्म क्या है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस। इसको फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाजू में एक जन और बैठा हुआ है जिसका नाम है FD, है ना। FD का मतलब हो गया फेरेडॉक्सिन, FD का मतलब हो गया फेरेडॉक्सिन। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला था वो इलेक्ट्रॉन आ गया किसके पास, फेरेडॉक्सिन के पास। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फेरेडॉक्सिन ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, दे देता है साइटोक्रोम बी को, है ना। ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम बी को, B6 को। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला आया, साइटोक्रोम B6 के पास। ये इलेक्ट्रॉन चला आया, साइटोक्रोम B6 के पास से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है कहां पे, साइटोक्रोम F के पास, है ना। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स ही है, एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो साइटोक्रोम B6 से चला गया इलेक्ट्रॉन कहां पे, साइटोक्रोम F के पास। अब ये साइटोक्रोम F से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो कौन ले लेगा, प्लास्टोसाइनिन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो कौन ले लिया, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से फिर से दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, PS1 के पास। Mg जो हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल के अंदर, आपको पता है कि जब भी ये मैग्नीशियम आयन वहां पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ना। हम लोगों ने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में देखा था वो नॉन आयोनाइज्ड था। जैसे ही इस मैग्नीशियम के ऊपर लाइट गिरा तो ये मैग्नीशियम कन्वर्ट होके क्या बना दिया, Mg2+। एक्साइटेड स्टेट में चाहेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा।
अब जो Mg2+ कन्वर्ट हुआ, मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये जो Mg2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये केवल कितने देर के लिए बनेंगे? 10⁻⁻9 सेकेंड। इसको इतने देर के अंदर में फिर से अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन फिर से उसको 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर उसके पास आने चाहिए। Mg जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ रहा है? FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इससे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम से B6 से 2 इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं साइटोक्रोम F के पास, और साइटोक्रोम F से 2 इलेक्ट्रॉन चले आते हैं कहां पे? आपके प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर से प्लास्टोसाइनिन से दोनों इलेक्ट्रॉन चले आते हैं कहां पे? क्लोरोफिल A के अंदर। अब पूरा माजरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। आपको ये मैं समझाता हूं कि जब भी हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, है ना। मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ FD जो है, FD इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कौन करा रहा है? FRS। तो इसीलिए रिडक्शन किसका हो रहा है? FD का। करा कौन रहा है? FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो FD के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया? FRS से। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव किए, क्योंकि FD का रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा है। ठीक, FD से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाता है, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल FD से ज्यादा है। साइटोक्रोम B6 का रिडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम F से ज्यादा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले हैं। और साइटोक्रोम F का रिडॉक्स पोटेंशियल प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम F का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो प्लास्टोसाइनिन से कम है, प्लास्टोसाइनिन का ज्यादा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो ये ढकेलने वाला कार्यक्रम है ही नहीं, ये खींचने वाला कार्यक्रम है। मतलब जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जितना ज्यादा वो उतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है एक्साइटेड स्टेट की। इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहां से ये, यहां से ये, और इस तरह से पूरा लास्ट में प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन Mg अपना ले लेता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको मैंने हाई आयोनाइज्ड बनाया, हाईली आयोनाइज्ड बनाया। मतलब यहां पे क्या है? यहां पे जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो क्या है? हाई एनर्जी है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ एनर्जी है क्या है? वो हाई एनर्जी। यहाँ पे हाई एनर्जी, यहाँ पे हाई एनर्जी। यहाँ पे मैंने हाई एनर्जी नहीं बनाया, यहाँ पे हाई एनर्जी नहीं बनाया। कहने का मतलब ये है कि जब निकलता है तो उसके पास एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये एनर्जी जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा एनर्जी लॉस होती जाएगी, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगा? मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अब क्या कॉन्सेप्ट है, हमें क्या समझना है? आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 से गुजरता है तो यहां पे क्या होता है? एक ATP बनता है। यहां पे क्या होता है? एक ATP बनता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये भी लिख रखा है कि जब भी साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाता है तो जरूर, मतलब डेफिनेटली एक ATP का फॉर्मेशन यहां पे भी होता है। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 ऐसे जगह हैं जहां पे ATP बन रहा है। यहां पे कंडीशन क्या है? मे और मे नॉट भी, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो आपको ये मैंने समझाया कि जहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए थे वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? वापस आ गए। ये जो पूरा कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि जहां से 2 इलेक्ट्रॉन गया वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन वापस चलाया। तो ये मैकेनिज्म आपका कहलाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? पक्का आपको समझ में आ गया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। टाइम कितना है बेटा? 10⁻⁹ सेकेंड। ये हमारा हो गया क्या? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। केवल क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जितना ज्यादा वो 2 इलेक्ट्रॉन उससे खींच ले रहा है, और लास्ट में जो नॉन एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से कहां पे चले आ रहे हैं? मैग्नीशियम के पास चले आ रहे हैं। तो इस तरह से घूम फिर के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर?
अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरा जो टाइप हम लोगों को पढ़ना है वो है नॉन साइक्लिक, है ना। अब नॉन साइक्लिक थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं इसको भी। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहला बात तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाते हैं, इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से समझिएगा क्योंकि ये इससे कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं PS2, यहां पे मैंने सिंपली लिख दिया PS2 और यहां पे मैं लिख देता हूं PS1, है ना। तो दो फोटो सिस्टम, मतलब ये मान लेते हैं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, तो कहीं पे आपको फोटो सिस्टम 1 कहीं पे फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होंगे। तो फोटो सिस्टम 2 को मैंने नीचे लिखा है, फोटो सिस्टम 1 का मैंने ऊपर लिखा है, क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल के रेशियो के बेसिस पे हमने ये अरेंजमेंट किया है। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है, दोनों के ऊपर एक साथ लाइट गिरेगी, तो लाइट इनके पास भी गिरा और लाइट इनके पास भी गिरा। ये भी क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और ये भी क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमें समझ में आ रही है। दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किए और एक्साइटमेंट स्टेट में चले गए। अब आपको ये पता है कि जो PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो पकड़ता कौन है, FRS। बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि जो भी PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो कौन पकड़ता है, FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। आपको ये भी पता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए जो FRS ने पकड़ा उससे कौन ले लेता है, FD। क्यों FD ले लेता है, क्योंकि FD का रिडॉक्स पोटेंशियल FRS से ज्यादा है। ये बात हमें समझ में आती है। तो यहां से मैं अभी के लिए क्या दिखाता हूं कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले और दो इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और उस दो इलेक्ट्रॉन को कौन लेके बैठ गया, फेरेडॉक्सिन। ये थोड़ा सा अभी के लिए दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। अब क्या होता है, जो फेरेडॉक्सिन के पास गया है ये दो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइटोक्रोम बी, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है वो NADP है। कौन है, NADP। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, दो इलेक्ट्रॉन जो FD के पास आया था वो दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये NADP कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, NADP माइनस माइनस, NADP माइनस माइनस, मतलब इसके ऊपर दो निगेटिव चार्ज आ गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। अब क्या होता है, अब वो दो इलेक्ट्रॉन खा के बैठा हुआ है NADP, वो दो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए क्योंकि यहां पे तो ये मिल जा रहा था। अब ये दो इलेक्ट्रॉन खा के बैठे हुए, इनको दो प्रोटॉन और चाहिए, ये देंगे ही नहीं अभी इलेक्ट्रॉन को, तो ये लेके बैठा हुआ है। अब थोड़ी सी बात समझो, जब लाइट एनर्जी यहां पे गिरी थी तो सेम टाइम पे यहां पे भी लाइट एनर्जी गिरी थी, दोनों टाइम पे एक ही बात। आपको ये पता है कि जब भी फोटो सिस्टम 1 को अपना इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो वो किससे ले लेता है, प्लास्टोसाइनिन से। किससे ले लेता है, प्लास्टोसाइनिन से। ठीक, प्लास्टोसाइनिन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन वो प्लास्टोसाइनिन से लेता है, प्लास्टोसाइनिन किससे लेता है, साइटोक्रोम बी एंड B6 एंड साइटोक्रोम F। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोक्रोम B6 एंड F से क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन ले लेता है। कॉन्सेप्ट बस समझना है आपको, ये अभी हम लोग दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक, अब आपको ये पता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से साइटोक्रोम B6F लेता है वो किससे लेता है, प्लास्टोक्विनोन से। यहां पे एक नया आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, प्लास्टोक्विनोन। यहां से दो इलेक्ट्रॉन ये आ जाता है किसके पास, साइटोक्रोम B6 एंड F के पास। अब थोड़ा ध्यान से, प्लास्टोक्विनोन से जो दो, प्लास्टोक्विनोन जिससे दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका नाम है एक्चुअल में कोएंजाइम Q। क्या है, कोएंजाइम Q। अब आपके बुक में कोएंजाइम Q दे रखा है, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप का बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फियोफाइटीन भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ये अलग अलग बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है, आपके बुक के अंदर कोएंजाइम Q दिया हुआ है, उसको याद रखना है। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले आए, यहां से यहां चले आए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे और दो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गए, यहां से यहां जा रहे हैं। लेकिन अभी भी यहां पे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा हुआ है, उसको तो दो प्रोटॉन चाहिए। अब सब कुछ सारे साइकिल चल रहे हैं, इनको भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इनको भी तो अपना इलेक्ट्रॉन देना है। अब ये क्या करते हैं,
इनके 3 दोस्त हैं जो मुश्किल में काम आते हैं। एक है मैग्नीज 2+, दूसरा है Cl- एंड कैल्शियम, है ना। तो मैग्नीज है, कैल्शियम है एंड ये है क्लोरीन है। ये दोनों मुश्किल में काम आते हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट मुश्किल में काम आते हैं। इनके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बना के देंगे। अब बात क्या आती है कि इलेक्ट्रॉन बनाएंगे कैसे। जब भी लाइट एनर्जी यहां पे गिरती है तो आपको ये पता होगा कि वहां पे H2O का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए, H2O क्या हुआ, ब्रेक हुआ। H2O के ब्रेक होने के कारण क्या बनता है, H+OH-। मतलब हम लोग जो लिखते थे H2 और O, वैसे नहीं, H+OH- के फॉर्म में टूटता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको भी तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H2O ब्रेक डाउन इंटू H+OH- एंड +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, कोई गलत नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया और इस OH को ऐसे लिख दिया केवल, है ना। अब ये सही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन की साइकिल चल रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा और हमारे को 2 हाइड्रोजन उसको देना पड़ेगा क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज है। तो कम से कम हमें 2 H2O तो तोड़ना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो हम मान लेते हैं कि 2 H2O तोड़ा तो 2H प्लस 2OH और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, साइकिल समझिएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये आ गया किनके पास, इनके पास, और साइकिल स्टार्ट हो गई, साइकिल चल रही है। और जो 2 हाइड्रोजन थे वो भेज दिए गए यहाँ पे। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन भेजा गया तो यहाँ पे कन्वर्ट होके NADPH2 हो जाता है। क्या हो जाता है, NADPH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन को लेकर के कन्वर्ट होके बना दिया क्या, NADPH2। तो क्या बोलते हैं या फिर आपका सिलेबस क्या बोल रहा है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो केवल वहां पे H2H+ और इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलते, वहां पे क्या और निकलता है, ऑक्सीजन भी लिबरेट होना चाहिए। क्या लिबरेट होना चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी लिबरेट होना चाहिए, कम से कम 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी लिबरेट होना चाहिए। ये हम लोगों का फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर हम देखें तो क्या ये 2 OH मिलके एक ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2H2O के जगह पे लिखते हैं 4H2O, तो 4H2O टूटेगा तो 4H प्लस 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, जब 4H2O मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 4H प्लस 4OH और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनको दे दिए जाएंगे। तो अब साइकिल कितने का चलेगा, 4 का। मतलब जो 2 का चल रहा था अब कितने का चल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भी आपको करना पड़ेगा। यहां पे भी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने इसीलिए आपको एक एक पॉइंट समझाया है। आपको 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया गया था, यहां पे आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए मैंने इसको फिर से पूरा साइक्लिक बनाया है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, यहां पे जब 4H2 टूटता है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो यूज कर लेता है PS2 और यहां से साइकिल 4 का चलता है। जो 4H+ है ये कहां चला जाएगा, इनके पास। तो जो NADPH2 है अब वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 2NADPH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बना। क्लियर। और हमें क्या रिलीज करना है अभी, वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मैं इस 4OH को अरेंज कर दूं तो हमें समझ में आएगा कि इस 4OH से एक ऑक्सीजन रिलीज होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं OH 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 और OH, ऐसे मैंने लिखा। 4 बार OH है, 4 बार OH मैंने लिखा। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक H2O बन गया और ये आपका दूसरा H2O बन गया। तो ये HHO H2O, ये HHO H2O। तो 2 मॉलिक्यूल क्या बने, H2O, और ये जो 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये O2 के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब थोड़ा मैं इसी रिएक्शन को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 4H2O जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेंगे, 4H प्लस 4 प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है भाई। इसी रिएक्शन को एनसीईआरटी कैसे लिखती है वो देखिएगा। एनसीईआरटी लिखती है 2H2O गिव राइज टू 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, 4H2O इधर थे, 2H2O इधर थे, मारा मारी कराई, 2H2O मर गए, है ना, तो 2H2O बचे। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे करके एनसीईआरटी में लिख दिया है। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे वापस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला है, नॉन साइक्लिक। दूसरा, इस नॉन साइक्लिक को दूसरा नाम दिया जाता है जेड स्कीम प्रोसेस। इसी का दूसरा नाम दिया जाता है जेड स्कीम, क्योंकि ये जेड जैसा दिखता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे आपको नॉन साइक्लिक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से गुजरता है तो यहां पे आपको एक एटीपी बना के देगा, एक एटीपी बना के देगा, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। प्लस ये आपको देखना है कैसे ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। लास्ट में जो इसको रिसीव कर रहा है उसका क्या नाम है, NADPS2, और लास्ट में जो यहां पे रिसीव कर रहा है वो PS1 ही है। तो यहां पे PS2 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको रिसीव कम कर लेता है NADPS2 और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते हैं। तो बार बार यहाँ पे ये जो 3 मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, 3 एलिमेंट बैठे हुए हैं, वो इसके लिए क्या करेंगे, H2O को तोड़ेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए समझना कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहां पे जब भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा तो ये तीनों एलिमेंट मिलके H2O को ब्रेक करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव होगा। यहां पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, जैसे ही लाइट एनर्जी गिरेगी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो ये कहलाता है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका इलेक्ट्रॉन फिर से उसके जगह पे नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। PS1 का यहां पे और यहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है। ये जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उसके रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे मूव कर रहा है। तो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जितना जाते हैं वो उससे उतना इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो बेसिकली ये आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिफरेंस की बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल इन्वॉल्वमेंट किसका है, PS1 का, फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में जब देखोगे तो PS1 एंड PS2 बोथ फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, दोनों फोटो सिस्टम वहां पे इन्वॉल्व होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ATP, है ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ATP। यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ATP प्लस NADPS2। तो दोनों चीजें यहां पे बन रही है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए यहां पे एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे एक्सटर्नल सोर्स क्या है, H2O। तो H2O क्या है, तोड़ना पड़ रहा है, और तोड़ने के लिए 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पे यूज होते हैं। तो बेसिकली यहां पे एक्सटर्नल सोर्स आपको समझ में आता है। यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे रिलीज होते हुए आपको दिख रहा है। तो यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। अब यहां पे आपको समझना है कि ये पूरी की पूरी साइकिल जो आपको मैंने दिखाई हुई है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और कैसे यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने एक एक स्टेप से क्लियर किया हुआ है। इसको बिल्कुल अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां से याद रखिएगा कि जब भी इसका कभी कभी फुल फॉर्म बच्चे पूछते हैं, इसका नाम लिख लेना फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। हम लोग बात करेंगे क्या है ये, प्लास्टोसाइनिन, है ना। बाकी ये मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कीमोसिंथेटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।